अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। सबसे पहले हेडलाइंस। पाकिस्तान और सऊदी अरब की क़यादत का मुख्तलिफ शोबों में शराकतदारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। रियाद में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का तरक्याती अमल में सऊदी अरब की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का मजबूत पाकिस्तान के लिए इक़्तिसादी शराकतदारी के अज़्म का इआदा। मुलाकात में आला सतह सऊदी वफ़द के दौरे पाकिस्तान में तय पाने वाले मुआहिदों और मुआशी ताउन का भी अहाता। दोनों मुल्कों की क़यादत का मशरिक़ वस्ता में इसराइली जारहियत पर तशवीश का इजहार। We have restored macroeconomic stability and are now ready to enter a period of sustained growth and progress. This journey is not just ours. It's a call to our friends across the world because together we are stronger. Together, we can shape a future defined by innovation, prosperity, and progress. सऊदी अरब में सरमायाकारी से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस। दुनिया भर से 7,000 से जायद आलमी रहनुमा और मंदोबीन शरीक। खुशहाल मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए इज्तमाई इक़दामात नागुज़ीर। कोई मुल्क तन्हा आगे नहीं बढ़ सकता, मिलकर ही पायदार तरक्की की मंजिल हासिल कर सकते हैं। नौजवानों पर सरमायाकारी वक्त की जरूरत है। खुशहाली का सफर मुश्तरका इक़दामात में ही पिन्हा है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कॉन्फ्रेंस से कलीदी खिताब। Pakistan is laying foundation for a knowledge-based economy driven by innovation in three pivotal domains: artificial intelligence, education, and health, in which we look forward to forging useful partnerships. Pakistan envisions artificial intelligence as a force for good and free from biases. In agriculture, climate resilience, and the fight against misinformation, we can unleash AI's potential, not merely to compete, but to uplift and empower. पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न। सऊदी अरब समेत दोस्त मुल्कों के ताउन से इक्तिसादी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। मस्नूई ज़हानत ने हर शोबे में इनकलाब बर्पा कर दिया है। इल्म पर मबनी मईशत पर खुसूसी तवज्जो मरकूज है। तालीम, सेहत और दीगर शोबों में आलमी शराकतदारों के ताउन से तरक्की का अमल आगे बढ़ाएंगे वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। पाकिस्तान निहत्ते फ़लस्तीनियों के शाना बशाना। हर आलमी फोरम पर इसराइली जाहरियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रियाद सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में भी मजलूम फ़लस्तीनियों का मुकदमा पेश कर दिया। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए गजा में कत्ल गारत रोकने का मुतालबा के लिए इमदादी सामान की मजीद 2 खेप रवाना। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर इस्लामाबाद और कराची से 112 टन सामान लेकर खुसूसी परवाज़ों की रवानगी। खैमे, कंबल, अद्वियात, खुश्क दूध और खाने पीने की अशिया शामिल। इस्लामाबाद से 95 टन और कराची से 17 टन इमदादी अशिया बजरिया बैरूत भिजवाई गई। पाकिस्तान फ़लस्तीन के लिए 12 और लबनान के लिए 6 खेप रवाना कर चुका। मजमूई तौर पर 1705 टन इमदादी सामान भिजवाया गया है। पाकिस्तान और रूस का दिफाई ताल्लुकात को वुसअत देने पर इत्तेफाक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रूस के नायब वजीर दिफा कर्नल जनरल एलेक्जेंडर वीफोमिन की मुलाकात। इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का रूस के साथ दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा। रूसी नायब वजीर दिफा की दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कामयाबियों की तारीफ। ISPR। पाक चीन दोस्ती आलमी ताउन और तरक्की की मिसाल। इक्तिसादी राहदारी, इलाकाई खुशहाली का अहम मंसूबा। ज़राअत, सनत, काबिल तजदीद तवानाई और दीगर शोबों में ताउन को फ़रोग़ दिया जा रहा है।
زرعی شعبے میں 1000 طلبہ کی چین میں تربیت کے منصوبے کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے۔ پاکستان ون چائنا پالیسی کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اسلام آباد میں کانفرنس سے خطاب۔ سرمایہ کاروں کا بھرپور اعتماد، سٹاک مارکیٹ میں نیا ریکارڈ، دوران ٹریڈنگ 91,358 کی سطح پر پہنچ گیا۔ 100 انڈیکس میں 668 پوائنٹس کا اضافہ، مارکیٹ 90,864 پر بند، 28 ارب روپے سے زائد مالیت کے شیئرز کا کاروبار۔ سرمایہ کاری کا فروغ اور سہولتوں کی فراہمی کا عزم، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سویڈن کے صنعت کاروں کو مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت، سازگار کاروباری ماحول فراہم کرنا ترجیح ہے، ماحولیاتی شعبے میں سویڈن کے تجربات سے مستفید ہونا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی سویڈن کی سفیر سے گفتگو، تعلیم، صحت، آئی ٹی اور زراعت کے شعبوں میں تعاون کے فروغ پر بھی تبادلہ خیال۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات، آسما جہانگیر گروپ نے میدان مار لیا، میاں عطا رؤوف صدر منتخب، وزیر اعظم شہباز شریف کی نو منتخب صدر سپریم کورٹ بار کو مبارکباد، امید ہے کہ وکلاء برادری 26ویں آئینی ترمیم پر عمل درآمد، آئین کی بالادستی کے لیے اپنا مثبت کردار جاری رکھے گی، میاں رؤوف عطا اور تمام عہدیدار وکلاء کی فلاح کا مشن آگے بڑھائیں گے، وزیر اعظم۔ خیبر پختونخوا میں تبدیلی پارٹی کی کارکردگی کا دیباچہ، سماجی اور معاشی پسماندگی، بڑا شہر کوہاٹ بنیادی سہولیات سے محروم، شہری صاف پانی کی بوند بوند کو ترس گئے، پی ٹی آئی کی غیر سنجیدگی، ایک معصوم انسانی جان نکل گئی، 20 شہری مختلف بیماریوں کا شکار، عوام برسوں سے جوہڑوں تالابوں کا آلودہ اور مضر صحت پانی پینے پر مجبور، صوبے کے وسائل سیاسی مفادات کی بھٹی میں نہ جھونکے جائیں، اسرائیلی دہشت گردی کے سامنے عالمی برادری بے بس، صہیونی فوج کی غزہ میں خون کی ایک اور ہولی، بیت اللہ پر بمباری میں 109 فلسطینی شہید، اسرائیلی فوج کی جانب سے قحط کا بطور ہتھیار استعمال، اقوام متحدہ کے امدادی ادارے اونروا پر پابندی عائد کر دی، عالمی رہنماؤں کی طرف سے اسرائیلی اقدام کی شدید مذمت، شمالی غزہ میں جھڑپ کے دوران 4 صہیونی فوجی مارے گئے۔ مشرقی لبنان کے علاقے بالبک پر اسرائیل کی بمباری، 60 افراد شہید، 100 سے زیادہ زخمی، صہیونی فوج کے اقوام متحدہ امن دستوں پر ایک بار پھر فائرنگ، آسٹریلیا کے 4 فوجی زخمی، جنوبی لبنان سے اسرائیلی فوجیوں پر ڈرون حملے، اسرائیل کی حزب اللہ کے نئے سربراہ شیخ قاسم نسیم کو بھی نشانہ بنانے کی دھمکی۔ سلامتی کونسل کا اجلاس، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر غور، چین کا فوری جنگ بندی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات پر زور، روسی مندوب کی امریکی پالیسیز پر شدید تنقید، امریکی نمائندے کی اسرائیل کے خلاف ممکنہ جوابی کارروائی پر ایران کو سنگین نتائج کی دھمکی، صہیونی حملے کا فیصلہ کن جواب دیں گے، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ۔ مقبوضہ کشمیر میں جدوجہد آزادی کو دبانے کے ظالمانہ ہتھ کنڈے، محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں میں اضافہ، راجوری اور پنچ میں متعدد افراد گرفتار، کالے قوانین کے تحت مقدمات درج، حریت قیادت کے قابض فوج کے ہاتھوں انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کی شدید مذمت۔ جمہوریہ ترکیے کے قیام کے 101 سال مکمل، ملک بھر میں خصوصی تقریبات، وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری کی ترک عوام اور حکومت کو مبارکباد، صدر رجب طیب اردوان کی قیادت میں ترکیے کی مثالی ترقی قابل ستائش، دونوں ملکوں کی دھاریوں پر محیط لازوال دوستی کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کا عزم۔ پنجاب میں اسموگ، صورتحال پر قابو پانے کے لیے صوبائی حکومت ان ایکشن، دھواں پھیلانے والی 2500 گاڑیاں بند، آلودگی کا باعث بننے والی فیکٹریاں بند، بھٹے مسمار،
फसलों की बाकियात जलाने पर मुकदमा। सर्दी की आमद मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी। बटाकुंडी, बेसर, लुलूसर झील और बाबूसर टॉप पर पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। स्तोर में बर्फबारी से मवासलाती राब्ते मुतासिर। और कौमी क्रिकेट टीम का दौरा है ऑस्ट्रेलिया। 3 वनडे और 3 T20 शेड्यूल। पहला एक रोजा मैच 4 नवंबर को मेलबर्न में खेला जाएगा। नवीद अकरम टीम मैनेजर मुकर्रर। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मैथ्यू वेड का रिटायरमेंट का ऐलान। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में कोचिंग स्टाफ का हिस्सा होंगे। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद और वजीर आजम मोहम्मद बिन सलमान से फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के मौके पर दो तरफा मुलाकात की है। वजीर आजम ने बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों से मुतालिक मामलात पर सऊदी अरब की पाकिस्तान की हिमायत पर मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने मजबूत पाकिस्तान सऊदी इक़्तिसादी शराकतदारी के अज़्म का अदा किया और तिजारत, सरमायाकारी और इत्तेहादी ताउन पर मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म ने सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की क़यादत में आला सतह के सऊदी वफ़द के हालिया दौरे का जिक्र किया और इस दौरे में दस्तखत करदा मुफाहमत की याददाश्तों की बुनियाद पर पाक सऊदी मुआशी शराकत का भी अहाता किया। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के हवाले से सऊदी वली अहद के दूर अंदेश क़यादत को सराहते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि सऊदी विजन 2030 पाकिस्तान के कलीदी पॉलिसी मकासद से हम आहंग है। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में जारी इसराइली जारहियत पर भी तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने ख़ादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि कोई मुल्क तन्हा आगे नहीं बढ़ सकता। पायदार मुस्तकबिल के लिए इज्तिमाई इक़दामात नागुज़ीर हैं। सऊदी अरब और आलमी शराकतदारों के ताउन से तरक्की का अमल आगे बढ़ाएंगे। रियाद में मुस्तकबिल में सरमायाकारी के हवाले से इक़दामात पर 8वीं कॉन्फ्रेंस से खिताब की तफसील शेयर कर रहे हैं ज़ीशान अली भट्टी। मुस्तकबिल में सरमायाकारी के हवाले से इक़दामात पर होने वाली 8वीं कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से 7000 से जायद आलमी रहनुमा और मंदुबीन शिरकत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने और पायदार मुस्तकबिल के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म मुहैया करती है। कल की तामीर के लिए आज सरमायाकारी के मौजू पर होने वाली कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम की फलाह बहबूद और तरक्की हमारी अवलीन तरजीह है। सऊदी अरब और दोस्त मुल्कों के ताउन से मुआशी इस्तेकाम मुमकिन हुआ। हम मिलकर ही पायदार मुस्तकबिल और तरक्की की मंजिल हासिल कर सकते हैं। Future of human advancement doesn't lie in isolation. It lies in collaboration, in working together for win-win outcomes. No nation can overcome today's challenges alone, and no single country can harness the potential of tomorrow without the support of others. Pakistan stands ready to join those countries who dare to dream big. मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि नौजवान हमारा कीमती असासा हैं। नौजवानों को हुनरमंद और बाइख्तियार बनाने पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। Projects like Danish School, that is Intellect Schools, and the Education Endowment Fund in Pakistan that my government steered made quality education accessible to those who once saw it as an unattainable dream. Alhamdulillah, their dream has come true. Today, these young graduates aren't just students, they are great builders of tomorrow as doctors, engineers, and innovators. वज़ीर आज़म ने कहा कि मसनूई ज़हानत हर शोबे में इनकलाब बर्पा कर रही है। हम उन पर मबनी मईशत पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। रोशन मुस्तकबिल के लिए नौजवानों पर सरमायाकारी जरूरी है। Artificial intelligence is more than a trend. It is a force revolutionizing economies, societies, and industries. Our mission is clear, and it is to encourage young minds to redefine the boundaries of AI, training skilled engineers and data scientists as the backbone of Pakistan's AI growth. सेहत आमा के शोबे में हुकूमत के इक़दामात का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में तिब के शोबे से मुतल्लिक बेहतरीन दरसगाहें और जदीद अस्पताल कायम हैं। हम इस शोबे में एक दूसरे के तजर्बात से इस्तिफादा कर सकते हैं।
Health is the cornerstone of human advancement, and Pakistan's healthcare sector is home to over 275,000 registered doctors, with our youth pioneering new health tech solutions. With advancements in healthcare standards, we envision a future where our doctors and scientists collaborate across borders for a healthier tomorrow. اپنے خطاب میں وزیراعظم نے ایک بار پھر غزہ میں جاری خون ریزی کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کے امن اور ترقی کے لیے غزہ میں امن ناگزیر ہے. This dream will never be fulfilled, come to its certainty and transformed into action unless peace is restored in Gaza and bloodshed is immediately stopped over there. Without that, world will not progress and will not prosper. وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کانفرنس کے انعقاد پر سعودی فرما روا اور ولی عہد کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے شاہ سلمان بن عبد العزیز اور ولی عہد محمد بن سلمان کے ترقی سے متعلق ویژن کو قابل ستائش قرار دیا. ذیشان علی بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز شریف سعودی عرب کے 2 روزہ دورے پر ریاض پہنچے تو ریاض کے نائب گورنر شہزادہ عبد الرحمان بن عبد العزیز نے ان کا پرتپاک استقبال کیا. پاکستان کے سعودی عرب میں سفیر احمد فاروق اور پاکستان اور سعودی عرب کے اعلیٰ سفارتی افسران اور اہلکار بھی ہوائی اڈے پر موجود تھے. وزیر اعظم کا پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کے فروغ کے حوالے سے دورہ سعودی عرب انتہائی اہمیت رکھتا ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے روس کی فیڈریشن کونسل کی چیئرپرسن ویلنٹینا میٹوینکو نے اسلام آباد میں وفد کے ہمراہ ملاقات کی. وزیر اعظم نے وفد کے دورہ پاکستان کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے پاکستان اور روس کے درمیان پارلیمانی تعلقات کی مضبوطی کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ روس کی اعلیٰ قیادت کے حالیہ دوروں کی بدولت پاکستان اور روس کے مابین تعلقات میں مزید استحکام خوش آئند ہے. انہوں نے مزید کہا کہ روس اور پاکستان کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کی وسیع استعداد موجود ہے، جس سے استفادہ کر کے دونوں ممالک کے عوام کی ترقی کے اہداف کو حاصل کیا جا سکتا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ دسمبر 2024 میں منعقد ہونے والا پاکستان روس مشترکہ کمیشن کا اجلاس تعاون کو وسعت دینے کا اہم موقع ثابت ہوگا. اس ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے بینکنگ چینلز کی مضبوطی اور معیشت، تجارت اور سرمایہ کاری کے ایک جامع روڈ میپ کی تشکیل پر بھی گفتگو ہوئی. وزیر اعظم نے رواں ماہ کے آغاز میں وزیر مواصلات کی قیادت میں 70 رکنی پاکستانی کاروباری شخصیات کے وفد کا دورہ روس کو دونوں ممالک کے مابین تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے خوشائن قرار دیا. ملاقات میں وزیر اعظم نے روسی صدر ولادیمیر پوتن کے لیے نیک خواہشات کے ساتھ ساتھ انہیں جلد دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے روس کے نائب وزیر دفاع کرنل جنرل الیگزینڈر فورمن نے راولپنڈی میں ملاقات کی ہے. ISPR کے مطابق ملاقات میں علاقائی سلامتی کی صورتحال اور دفاعی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا. آرمی چیف نے روس کے ساتھ دفاعی تعلقات مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا. فریقین نے سلامتی اور دفاع کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا. کرنل جنرل الیگزینڈر فورمن نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان آرمی کی کامیابیوں کی تعریف کی. روس کے نائب وزیر دفاع کرنل جنرل الیگزینڈر فورمن نے وفد کے ہمراہ ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ کیا. ISPR کے مطابق پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات میں معزز مہمان نے باہمی عسکری تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا. ملاقات میں دونوں ملکوں کی فضائیہ کے درمیان مشترکہ مشقوں اور پاک فضائیہ کے لیے تکنیکی معاونت فراہم کرنے کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال ہوا. معزز مہمان نے پاک فضائیہ کی حالیہ کامیابیوں کو بے حد سراہا. انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ دفاعی شعبے میں موجود شراکت داری کو مزید تقویت دینے میں اپنا کردار ادا کریں گے. سرمایہ کاروں کا بھرپور اعتماد، سٹاک مارکیٹ میں نیا ریکارڈ. دوران ٹریڈنگ 91,358 کی سطح عبور. سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح 90,864 پر بند ہوئی. 100 انڈیکس میں 668 پوائنٹس کا اضافہ ہوا. رپورٹ کر رہے ہیں ضمیر عباس. حکومت کی محنت اور جامع اقتصادی پالیسیاں رنگ لا رہی ہیں. ہر گزرتے وقت کے ساتھ ملک کے معاشی اشاریوں میں استحکام آ رہا ہے. انہی پالیسیوں اور حکمت عملی کا اثر ملک کی سٹاک مارکیٹ پر بھی پڑ رہا ہے اور سٹاک مارکیٹ نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے. آج دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس میں 1,160 پوائنٹس کا اضافہ بھی ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد
मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह 91,358 पर पहुंची। माहिरीन का कहना है कि वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब बहुत अहमियत का हामिल है, जिससे नई सरमायाकारी के लिए मौके पैदा होंगे। इसके अलावा मुल्क की बेहतर होती मुआशी सूरत हाल की वजह से सरमायाकार मार्केट में भरपूर सरमायाकारी कर रहे हैं। मार्केट में कंटिन्यू सर्च देख रहे हैं। मेन ट्रिगर्स जो हैं वो पॉजिटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं। आया आप करंट अकाउंट डेफिसिट की बात कर लें, रेमिटेंसेस की बात कर लें, और आज जो नए नंबर्स आए हमने देखें कि रिपैट्रिएशन पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त हुई है, उसके अंदर इंक्रीज देखने में आ रही है। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर फॉरेनर्स पाकिस्तान में अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस पर कुछ इनकम जनरेट करते हैं, उसके बाद मुल्क से बाहर लेकर जाते हैं, तो एक पॉजिटिव जो इम्पैक्ट है वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का देखने में आता है। 4 नवंबर को हम देख रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपनी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करने जा रहे हैं। मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि अराउंड 200 बेसिस पॉइंट तक रेट कट एक्सपेक्ट किया जा रहा है। उसका इम्पैक्ट सिक्लिकल स्टॉक्स में देखने में आता है, खासतौर पर सीमेंट, स्टील और ऑटो के स्टॉक्स जो काफ़ी अरसे से बॉटम लाइन पे हुए थे, अब उनमें रिकवरी फेज के अंदर देखने में आ रही है। आज मार्केट में मजमूई तौर पर 439 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसमें 170 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में तेजी, 219 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 50 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इस्तेकाम रहा। मार्केट में आज 28 अरब 19 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत के 3,03,000 सौदे हुए, जिनका हजम 60 करोड़ से ज्यादा रहा। जमीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार से इतालवी सफ़ीर मैरिना एरमेलिन ने वज़ारत ख़ारजा में मुलाकात की। नायब वज़ीर आज़म ने इटली के साथ ताल्लुकात की अहमियत पर रोशनी डाली। मुलाकात में तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़, नकल मकानी को रोकने और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब में सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार है, इन्वेस्टर्स बेखौफ होकर सरमायाकारी करें। वज़ीर आला मरियम नवाज ने स्वीडन की सफ़ीर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि स्वीडिश कंपनीज की पंजाब में सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। मुलाकात में तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने, तालीम, सेहत, IT, ज़राअत और माहौलियात के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि ज़राअत के शोबे पर खुसूसी तवज्जो है, काश्तकारों की भरपूर मुआवनत कर रहे हैं। स्वीडिश सफ़ीर ने अक़लियती उमूर और ख़वातीन के हुकूक के लिए हुकूमत पंजाब के इक़दामात को सराहा। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में 11 साल से ज्यादा अरसे से PTI हुकूमत में है। सूबे के अवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। इसकी बड़ी मिसाल कोहाट के इलाके बराका और दीगर नवाही इलाकों में पीने के साफ पानी की अदम दस्तयाबी है। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं साजिद अख्तर। ये खैबर पख्तूनख्वा के जिला कोहाट का नवाही इलाका बुराका है, जो शहर से महज चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़ हैं। समाजी और मुआशी तौर पर इलाका इतना पसमानदा है कि आज के जदीद दौर में भी इस इलाके के मकीन पीने के साफ पानी जैसे बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। इलाके में साफ पानी की फराहमी का कोई निज़ाम न होने की वजह से मकामी अफराद बरसों से जोहड़ों और तालाबों का गंदा और मुज़र सेहत पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। मुज़र सेहत पानी के इस्तेमाल से गुज़िश्ता दिनों बुराका गाँव के 2 दर्जन से ज़ायद अफराद मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हुए थे, जिनमें एक खातून गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल कर गई। मुतासरा खानदान और गाँव के मकीनों का कहना है कि कई बार इलाके के मुंतखब अरकान और मुतल्लिका हुकाम को शिकायत दर्ज कराने के बावजूद किसी ने नोटिस नहीं लिया। पसमानदा इलाका है कि ना तो इसमें कोई पीने के पानी का कोई बंदोबस्त है, ना कोई यहाँ पे कोई सहूलियात नहीं है, ना कोई डिस्पेंसरी है। हम उस तालाब से पानी पीते हैं जहाँ से जानवर पानी पीते हैं। इस गांव के पानी के हालात देखो, इस मॉडर्न और जदीद दौर में उस तालाब का पानी हम पी रहे हैं जिधर से एक कुत्ता, जानवर, गधा वो भी पीता है और हम भी पीते हैं। ये सिर्फ कोहाट जिले का एक गांव नहीं, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाके ऐसे हैं जहां पीने के साफ पानी की सहूलत की अदम दस्तयाबी की वजह से आवाम मुश्किलात का शिकार हैं। ये सूरत हाल सूबे पर गुज़िश्ता 11 साल से हुकूमत करने वाली जुमात PTI के लिए लम्हे फिक्रिया है। समाजी हलकों की तरफ से हुकूमती कारकर्दगी पर सवालात उठाए जा रहे हैं कि सूबे के वसाइल सियासत के नज़र करने की बजाय PTI अवाम की फलाह बहबूद पर कब तवज्जो मरकूज करेगी। साजिद अख्तर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। PTI का एजेंडा कभी पाकिस्तान नहीं था। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने स्वात में ख्वाजा खेला ग्रिड स्टेशन में फीडर्स के इफ्तिताह के मौके पर अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि 9 मई के सहूलतकारों के लिए बैरून मुल्क लॉबिंग की जा रही है। जवानों को कहता हूं, खुदा के लिए रात को सोच ले, आप पाकिस्तानी बनकर, ये मुल्क आपका है। ये किसी सिर्फ मेरा नहीं, सिर्फ P मिलन वालों का नहीं, सिर्फ पीपल पार्टी वाले और दूसरों का नहीं, ये मुल्क आपका है, आपका मुस्तकबिल है। अगर ये मुल्क रहेगा तो आप सियासत भी कर सकेंगे,
آپ آگے بھی جائیں گے تو آپ سوچ لیں کہ آپ کی پارٹی کی جس لیڈر کی آپ بات کرتے اس کا اس ملک کے ساتھ کتنا اخلاص اور خلوص اور محبت ہے اور اس کی کیا ماضی ہے، اس کا کیا کردار رہا ہے، ان 4 سالوں میں کیا کردار رہا، ان کی قول فعل میں کتنا تضاد رہا، کتنے اداروں کو تباہ کے رکھ دیا، لڑا کے رکھ دیا. تو آپ کو یہ سوچ پہلے پاکستانی کا سوچنا چاہیے، پھر بعد میں پارٹیوں کا سوچنا چاہیے. صدر آصف علی زرداری نے ترکی کے یوم جمہوریہ پر مبارکباد دی ہے. صدر نے اس امید کا اظہار کیا کہ صدر رجب طیب ایردوان کی قیادت میں ترکی ترقی کی مزید منازل طے کرے گا. انہوں نے کہا کہ ترکی نے ہمیشہ امت مسلمہ کے اہم مسائل پر آواز اٹھائی ہے. پاکستان اور اس کے عوام ترکی کی ترقی اور خوشحالی کے متمنی ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ترکی کے یوم جمہوریہ پر ترکی کے عوام اور حکومت کو مبارکباد دی. اپنے تہنیتی پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ صدر رجب طیب ایردوان کی قیادت میں ترکی نے مثالی ترقی کی ہے. ترکی اور پاکستان کے درمیان دہائیوں پر محیط لازوال دوستی کا رشتہ وقت کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہو رہا ہے. پاک چین دوستی عالمی تعاون اور ترقی کی مثال ہے. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ زراعت، صنعتی ترقی، قابل تجدید توانائی اور دیگر شعبوں میں تعاون کو فروغ دیا جا رہا ہے. اسلام آباد میں پاکستان چائنا انسٹی ٹیوٹ کے تعاون سے چین کی ترقی اور عالمی قیادت کے سفر پر بین الاقوامی کانفرنس کا احوال بتا رہے ہیں سمیع اللہ. بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ چین کی ترقی دنیا کے لیے ایک مثال ہے. وہ وقت دور نہیں جب چین معاشی سپر پاور ہوگا. پاکستان تجارت، صنعت کاری اور ماحول دوست توانائی میں سی پیک کو وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے. پاکستان کشمیر اور فلسطین سمیت دیرینہ مسائل کے حل میں چین کی حمایت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. The speed I have seen in Chinese development progress testifies that it's not too long when China will become the super economic power. Through the visionary leadership of the Communist Party of China, the country has not only eradicated extreme poverty, but also elevated the quality of life for its citizens and pioneered advancements across various sectors. بحری امور کے وفاقی وزیر قیصر احمد شیخ نے کہا کہ چین کی ترقی دنیا کے لیے قابل تقلید مثال ہے. چین نے مغربی ماڈل نیو لبرلزم کے برعکس اپنا اقتصادی ماڈل دنیا کو منوایا. جس طرح انہوں نے 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا ہے، دنیا میں جو سیکنڈ لارجسٹ اکانومی ہوئی، اور جس طرح چائنا کو روک ہی نہیں پا رہا. چائنا نے کئی دہائیوں تک ڈبل ڈیجٹ گروتھ کی ہے، مور دین 10%، اور یہ دنیا کی تاریخ میں نہیں ہے. پاکستان میں چین کے سفیر جانگ زی ڈونگ نے کہا کہ چین کی اقتصادی تبدیلی ترقی پذیر ملکوں کو متاثر کرتی ہے. چین کی عالمی قیادت امن اور استحکام کو فروغ دیتی ہے. پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین مشاہد حسین سید، وزیر اعظم کے معاون خصوصی سید طارق فاطمی، پیپلز پارٹی کی رہنما سینیٹر شیری رحمان، خارجہ امور کی پارلیمانی سیکرٹری شزرا منصب علی خان، دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ چین کی ترقی دنیا کے لیے ایک مثال ہے. پاکستان اور چین امن، خوشحالی اور مشترکہ ترقی کے لیے پرعزم ہے. بنگلہ دیش، مالدیو، نیپال سے پارلیمانی رہنماؤں نے چین میں ترقی اور خوشحالی کے حصول میں کامیابیوں کو سراہا. چین کی ترقی کے 75 سالہ سفر میں معاشی اصلاحات، عالمی تعاون اور شراکت داری اور تنازعات میں نہ پڑنے کی خارجہ پالیسی کا کردار اہم ہے. سمیع اللہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. ناظرین، پارلیمنٹیرینز فار گلوبل ایکشن کے 45ویں سالانہ فورم اور پارلیمنٹیرینز کی مشاورتی اسمبلی کے 13ویں اجلاس میں عالمی امن، انصاف اور موسمیاتی تبدیلیوں سمیت دیگر اہم عالمی امور زیر غور آئے. 2 روزہ اجلاس کے اختتام پر عالمی انصاف کے بارے میں اسلام آباد گلوبل پلان اپنایا کیا؟ تفصیل بتائیں گے ملک عمر. پارلیمنٹیرینز فار گلوبل ایکشن کا 45واں سالانہ فورم اور پارلیمنٹیرینز کی مشاورتی اسمبلی کا 13واں 2 روزہ اجلاس اسلام آباد میں ہوا. اجلاس میں عالمی امن و انصاف اور موسمیاتی تبدیلیوں سمیت اہم امور زیر غور آئے. پاکستان کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں ظلم و بربریت اور فلسطین میں جاری نسل کشی پر بھی آواز بلند کی گئی. اجلاس میں پارلیمنٹیرینز فار گلوبل ایکشن کے صدر سید نوید قمر کی جانب سے عالمی انصاف کے لیے اسلام آباد گلوبل پلان آف ایکشن پیش کیا گیا. اختتامی کلمات ادا کرتے ہوئے پارلیمنٹیرینز فار گلوبل ایکشن کی سیکرٹری جنرل مونیکا آدامی نے کہا کہ عالمی سطح پر درپیش مسائل کا ازالہ مشترکہ کوششوں ہی سے ہو سکتا ہے، اس لیے حکومتوں کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹیرینز کو بھی فعال کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. دوسرے روز کے ضمنی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کے مشیر بیرسٹر عقیل ملک نے کہا کہ انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے مشترکہ اقدامات کرنا ہوں گے. اس حوالے سے عالمی قوانین پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا. رکن قومی اسمبلی بلال اظہر کیانی
ने कहा कि आलमी सतह पर होने वाले जराइम पर किसी को इस्तिस्ना नहीं दिया जा सकता। हमें बाहमी ताउन और आलमी जराइम के खिलाफ कवानीन को मौसर बनाना होगा। ज़िमनी सेशन से खिताब करते हुए पार्लियामेंटेरियंस ने बैनुल-अक़वामी सतह पर ताउन को बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए आलमी एहतसाब का निज़ाम भी वज़ा करने की जरूरत है। इजलास में तकरीबन 39 ममालिक से ताल्लुक रखने वाले अरकान पार्लियामेंट, आलमी कानूनदान, दानिश्वर, मीडिया और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सेनेट ने सीट तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर कर लिया। बिल वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने पेश किया। सेनेट का इजलास चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी की सदारत में हुआ। इजलास में कानूनी एयानत और इंसाफ से मुतालिक तरमीमी बिल 2024 मुतल्लिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया। चेयरमैन सेनेट ने कायदे हिस्ब इख्तलाफ सेनेटर शिबली फराज को जुडिशल कमीशन के हवाले से नामों की फहरिस्त जमा कराने की हिदायत की। इजलास में इजहार ख्याल करते हुए ANP के पार्लिमानी लीडर एमल वली खान ने कहा कि PTI के सोशल मीडिया के कारकुनों की जानिब से मेरे बुजुर्गों और मुझे गालियां दी जाती हैं। PTI को जब भी इस सिस्टम से सपोर्ट मिलती है तो ये सिस्टम को गालियां देते हैं। सेनेट का इजलास जुमे के सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कौमी असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ। इजलास में 3 कानूनी बिल ऐवान में पेश किए गए। एक बिल रुकन असम्बली साहिबजादा सिबगतुल्लाह जबकि 2 कानूनी बिल शाइस्ता परवेज मलिक ने पेश किए। बिल के मुहर्रिक शाइस्ता परवेज मलिक ने बताया कि इस्लामाबाद में 3 साल पहले एक मुलजिम जाहिर जाफर ने नूर मुकद्दम नामी खातून को कत्ल कर दिया था। ताहम 3 साल गुजरने के बावजूद मकतूला के वालिदैन को इंसाफ नहीं मिल सका। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मुकदमे को जल्द निपटाने में किरदार अदा करें। तीनों बिल्स मुतल्लिका कायमा कमेटियों को भिजवा दिए गए। कौमी असम्बली का इजलास अब जुमे की सुबह 11 बजे होगा। खैबर पख्तूनख्वा के जिला औरंगज़ई के इलाके डबोरी बादान कले में नामालूम अफराद ने पोलियो टीम पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार शहीद जबकि एक जख्मी हो गया। पुलिस और फ्रंटियर कोर ने फौरी तौर पर इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान 3 हमला आवर मारे गए। सदर आसिफ अली जरदारी ने इंसदादे पोलियो टीम पर हमले की मजम्मत की है। सदर मुमलिकत ने कहा कि पुलिस एहलकारों ने बहादुरी से लड़ते हुए 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। सदर ने शहीद पुलिस एहलकारों की बहादुरी और जज्बा हुब्बुल वतनी को सराहा और हमले में जख्मी होने वाले पुलिस एहलकार की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ज़िला पंजगोर के इलाके प्रो में डैम पर काम करने वाले एहलकारों पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। वज़ीर आज़म ने हमले में जाँ बहक होने वाले 5 अफराद की बुलंदी दराजात और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। वज़ीर आज़म ने हमले में जख्मी होने वाले 2 अफराद को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने और हमले में मुलव्वस अफराद की निशानदही करके उन्हें करार वाकई सजा दिलवाने की भी हिदायत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि डैम पर काम करने वाले एहलकारों पर हमला करने वाले पाकिस्तान और बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। ऐसे शरपसंद अनासर की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। उन्होंने कहा कि शरपसंद अनासर अपने बुज़दिलाना कार्रवाइयों से बलूचिस्तान की तरक्की के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात और आलूदगी की वजह से दुनिया भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल का रुझान फ़रोग़ पा रहा है। पाकिस्तान ने भी 2030 तक 30% गाड़ियों और 50% इलेक्ट्रिक बाइक्स की फरोख्त का हदफ मुकर्रर किया है। तफसील बता रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से ज़्यादा मुतासिर होने वाले 10 मुल्कों में शामिल है। बढ़ती हुई आलूदगी के असरात को कम करने के लिए पाकिस्तान में भी ई गाड़ियों की तैयारी पर तवज्जो दी जा रही है। ऑटो पॉलिसी 2019 के तहत 2030 तक ई कारें, जीप्स और छोटे ट्रकों की फ़रोख्त 30%, जबकि ई बाइक्स की फ़रोख्त 50% तक पहुंच जाएगी। दुनिया भर में महंगे और माहौल को आलूदा करने वाले फ्यूल के इस्तेमाल में कमी, जबकि माहौलदोज़ फ्यूल का इस्तेमाल बढ़ रहा है। मुल्क में कई इदारे इलेक्ट्रिक कारें, मोटरसाइकिल, रिक्शे और दूसरी ई गाड़ियां तैयार कर रहे हैं। ई गाड़ियों और ई मोटरसाइकिलों के ज़्यादातर स्पेयर पार्ट्स दरामद किए जा रहे हैं, जबकि कुछ पार्ट्स मुकामी सतह पर भी तैयार किए जा रहे हैं। ई गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर्स का कहना है कि जल्द वो वक्त आएगा जब इलेक्ट्रिक गाड़ियों के तमाम स्पेयर पार्ट्स मुकामी सतह पर तैयार होंगे। पाकिस्तान में हर कस्टमर की रेंज है, हमारे पास बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। हम लोग बेसिकली पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। हुकूमत का छोटी गाड़ियों के साथ बड़ी मुसाफिर ई बसें इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत बड़े शहरों में चलाने का मंसूबा है। इसी वजह से ई बसें दरामद की जा रही हैं। ई ट्रांसपोर्ट के फ़रोग़ से जहां माहौल पर अच्छे असरात मुरतब होंगे, वहीं महंगे दरामदी फ्यूल पर इन्हिसार भी कम होगा। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर।
नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के ज़ेरे तमाम 26वीं कौमी सलामती वर्कशॉप के शुरका ने वजारत खारजा का दौरा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसाक डार और सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच ने वफ्द को खारजा पॉलिसी के दरपेश चैलेंजेस और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। शुरका को वजारत खारजा और बैरून मुल्क पाकिस्तानी मिशंस के काम के बारे में भी ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि हकीकी तरक्की इंसानों की तरक्की से ही मुमकिन है। हुकूमत के तरक्याती मनसूबों का बुनियादी मकसद शहरियों को बाइख्तियार बनाना है। अमन और इस्तेहकाम किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बुनियादी अहमियत रखता है। तफसील बता रहे हैं फहद अजीज। इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर-ए-एहतमाम ख़ुसूसी अफराद के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि हर शहरी को बराबर मौक़े फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। हमारे यहाँ डिसेबिलिटी को जिस्मानी डिसेबिलिटी समझा जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे नज़दीक डिसेबिलिटी की असल तारीफ सोच की डिसेबिलिटी है। हमने हायर एजुकेशन के अंदर वो तमाम स्टूडेंट्स जो किसी भी लिहाज से डिसेबल थे उनमें इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स तकसीम करने का हुकूमत का मंसूबा शुरू किया, जिसकी वजह से सैकड़ों स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स मिली ताकि वो कैंपसेस में अपने दर्स व तदरीस के अमल में किसी रुकावट के बगैर हिस्सा ले सकें। एहसन इकबाल ने कहा कि खसूसी अफराद माशरे का कीमती असासा हैं। खसूसी अफराद की सलाहियतों को बरवकार लाकर इन्हें माशरे का कारआमद और फ़ाल शहरी बनाने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। जामियात को हदायत की गई है कि वो व्हील चेयर रैम्प्स की तामीर को यकीनी बनाएं। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मुल्क के लिए गेम चेंजर मंसूबा है। सी पैक में गुज़श्ता 3 साल के दौरान 25 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी हुई है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने वज़ारत मनसूबाबंदी के जायज़ा इजलास से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोई भी मुआशरा अमन, सियासी इस्तेहकाम, पॉलिसीज़ के तसलसल और मुसलसल इस्लाहात के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। इजलास में मुल्क में जारी तमाम तरक्याती मनसूबों पर गौर किया गया। स्टेट बैंक के मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता ज्वाइंट डायरेक्टर्स को वज़ारत मनसूबाबंदी की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान की सदारत में फोकल ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में पाकिस्तान पोस्टल सर्विस की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। वफाकी वज़ीर ने 1 हफ्ते में पोस्टल सर्विस के लिए हंगामी बुनियादों पर मालियाती प्लान तरतीब देने की हिदायत की। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि हुकूमती फंड्स पर इन्हिसार करने की बजाय अपने वसाइल खुद पैदा करना होंगे। फंड्स में इजाफे के लिए मुल्क भर में GPOs और डाकखानों में नादरा और पासपोर्ट काउंटर्स बनाएं। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड एंड जैज़ के माबैन मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हुए। ये ताउन न सिर्फ इख्तरा को फ़रोग़ देगा बल्कि पाकिस्तान के मसनूई ज़हानत के मैदान में लीडर बनकर उभरने में मददगार होगा। तकरीब से खिताब करते हुए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वज़ीर ममलिकत शहज़ाद फ़ातिमा ख्वाजा ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए मुश्तरका काविशों का होना अहम है। पाकिस्तान रूस मुश्तरका 5वां फौजी मुशावरती इजलास वज़ारत दिफा रावलपिंडी में हुआ। सेक्रेटरी दिफा रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली ने पाकिस्तान, जबकि नायब वज़ीर दिफा कर्नल जनरल एलेक्जेंडर वी फोमिन ने रूसी वफ़द की क़यादत की। इजलास में 2 तरफ़ा दिफाई ताउन के तमाम शोबों समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में तरबियत और वफूद के बाहमी तबादलों से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर भी ज़ेर बहस आए। रूस की फेडरेशन काउंसिल की चेयरपर्सन वैलेंटीना मैत्वियेंको पाकिस्तान का 3 रोज़ा कामयाब दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गईं। उन्होंने अपने दौरे के दौरान सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकातें की। रूसी फेडरेशन काउंसिल के स्पीकर ने सेनेट के इजलास से खुसूसी खिताब भी किया। रूसी स्पीकर ने वफ़द के हमरा PNCA का आर्ट गैलरी का भी दौरा किया, जहाँ उन्होंने मुख्तलिफ फन पारे देखे। पाकिस्तान यकजहती कौंसिल की जानिब से 26वीं आईनी तरमीम के हक और चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के साथ यकजहती के लिए यौम तशक्कुर के तौर पर कराची में पुरअमन रैली निकाली। शुरका का कहना था कि 26वीं आईनी तरमीम ने अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को जबरन घर भेजने की रिवायत को मुकम्मल दफन कर दिया। आईनी तरमीम में चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए अहलियत और काबिलियत के मयार को बनाने का सराहा गया है। शुरका ने सूदी निज़ाम के खात्मे पर भी हुकूमत से तशक्कुर का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदारती इंतखाब में आसमा जहांगीर ग्रुप ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर ली। मियां रऊफ अता सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब हो गए। हामिद खान ग्रुप के उम्मीदवार मुनीर काकड़ दूसरे नंबर पर रहे।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट बार के नौमंतखब सदर को मुबारकबाद देते हुए उम्मीद जाहिर की कि वकीला बरादरी 26वीं आईनी तरमीम पर अमल दरामद और आइन की बालादस्ती के लिए मुस्बत किरदार जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि मियाँ रऊफ अता और तमाम ओहदेदार वकला के फलाह का मिशन आगे बढ़ाएंगे। वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट बार का इंतखाब जीतने पर आसमा जहांगीर ग्रुप के सरबराह अहसन भून को मुबारकबाद दी है। वज़ीर कानून ने कहा कि मियाँ रऊफ अता बार और वकला की फलाह बहबूद का मिशन जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट ग्रुप ने हमेशा उसूलों की सियासत की और आइन और कानून की बालादस्ती पर कायम रहा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर गजा और लबनान के मुसलमानों के लिए इमदाद भेजने का सिलसिला जारी है। NDMA की जानिब से 95 टन इमदादी सामान इस्लामाबाद से लबनान रवाना किया गया। तफसील बता रही हैं सदफ अफसल। हुकूमत पाकिस्तान लबनान और फ़लस्तीन की जंग ज़दा अवाम की ज़रूरियात के मुताबिक इमदादी सामान भेजने के सिलसिले को जारी रखे हुए है। पाकिस्तान की जानिब से इमदादी सामान की खेप इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लबनान के लिए रवाना हुई। रुकन कौमी असम्बली अंजुम अकील खान ने इमदादी सामान रवानगी के मौके पर खिताब करते हुए मुसीबत में घिरे बहन भाइयों की मदद के लिए हुकूमत पाकिस्तान के अज़म का इआदा किया। We are dispatched 18th air relief items, aircraft carrying 95 tons of winterized tent and blankets to Beirut for people of Lebanon, organized by NDMA on the instruction of Prime Minister of Pakistan. In total, up till now, 1,705 tons of relief items have been dispatched to affected people of Gaza and Lebanon. लबनान के सफीर समेत NDMA और वजारत खारजा के नुमाइंदे भी इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद थे। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। गजा और लबनान के बहन भाइयों के लिए इमदादी सामान की 17वीं खेप जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची से रवाना की गई। इमदादी सामान में अद्वियात, तैयार खाना, खैमे, चावल, गर्म कपड़े और खुश्क अद्वियात शामिल हैं। मजीद तफसील बताएंगे ज़ीशान अहमद खान। पाकिस्तान की जानिब से गजा और लबनान में जंगज़दा और बदतरीन इंसानी अलमिये मजबूर और मजलूम और सताए हुए अवाम के लिए भेजा जाने वाला ये सिर्फ इमदादी सामान ही नहीं बल्कि यकजहती का इजहार है कि हम सियासी, सिफारती और इखलाकी तौर पर अपने मजलूम मुसलमान बहन भाइयों के साथ हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और अल खिदमत फाउंडेशन के इश्तराक से इमदादी सामान की रवानगी के मौके पर लेबनान के एजाजी कौंसल जनरल नजीब बेग, मेंबर कौमी असम्बली फारूक सत्तार, अल खिदमत फाउंडेशन, NDMA और वजारत खारजा के नुमाइंदगान मौजूद थे। बेघर, बेसरो सामान और बेआसरा बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती करते हुए नुमाइंदगान ने अपनी हर मुमकिन मदद और ताउन, जबकि उम्मत मुस्लिमा के हर मजलूम के हकूक की हिमायत हर सूरत जारी रखने के अज़म का अयादा किया। इस्लामाबाद से भी फ़्लाइट्स गई हैं, कराची से भी ये फ़्लाइट जारी है, इसके बाद भी कुछ फ़्लाइट्स हैं जो प्लान्ड हैं। And I would really like to thank the government of Pakistan for the effort that they are putting in trying to suppress the agony of the people of Lebanon. इमदादी सामान नहीं बल्कि उनके लिए ये मुकम्मल यकजहती का पैगाम है। ना अपने फ़लस्तीनी भाइयों को भूलेंगे, ना हम जुनूबी लिबनान या लिबनान में कहीं पर भी ये इंसानी अलमी होंगे, इसराइली जहारियत और बर्बरियत होगी, जो उसके मुतासरीन होंगे हम उनको तनहा नहीं छोड़ेंगे। इमदादी सामान में अद्वियात, तैयार खाना, खैमे, चावल, कपड़े और खुश्क दूध शामिल हैं। पाकिस्तान की जानिब से फ़लस्तीन और लेबनान के लिए इमदादी सामान की 17वीं खेप है। अब तक मजमूई तौर पर 1610 टन इमदादी सामान भिजवाया जा चुका है। पाकिस्तान की जानिब से गजा और लबनान के मुसलमानों के लिए इमदादी खेप हर दूसरे दिन रवाना की जा रही है। ताहम लाखों बेघर अफराद के लिए इमदाद नाकाफ़ी है। इसके लिए हुकूमत और फलाही इदारों के साथ साथ आवाम को भी आगे आना होगा। ज़ीशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। गजा पर इसराइल के फ़ज़ाई हमले में 93 फ़लस्तीनी शहीद जबकि दर्जनों ज़ख्मी हो गए हैं। हमले से 5 मंजिला इमारत तबाह हो गई जहां बेघर खानदानों ने पनाह ले रखी थी। शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 43,020 हो गई है। इसराइली फ़ौज ने जबारिया, बैतुल्लाहिया और अज़्ज़ैतून में तोपखाने से गोलाबारी भी की। दूसरी जानिब इसराइली पार्लिमान ने फ़लस्तीनियों को इमदाद फराहम करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNRWA पर पाबंदी आयद करती है। इस पाबंदी पर 3 माह में अमल दरामद शुरू हो जाएगा। फ़लस्तीनियों के अलावा आलमी रहनुमाओं ने इस पाबंदी की मजम्मत की है। यूनिसेफ के तर्जुमान ने कहा है कि इसराइल का अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे पर पाबंदी का फैसला गजा के बच्चों के कत्लेआम का नया तरीका है।
दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने नईम कासिम को नया सरबराह मुकर्रर कर दिया है। लबनान की वजारत सेहत ने कहा है कि मशरकी लबनान पर इसराइली हमलों में 60 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। ये एक ही रोज़ में जाँ बहक होने वालों की सबसे बड़ी तादाद है। लबनान में इसराइली हमलों में जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 2700 हो गई है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक ने मुज़ाकरात के जरिए तनाज़ कश्मीर के पुरअमन हल के लिए अपनी कोशिशें दोबारा शुरू करने और इस सिलसिले में हिकमत अमली अरसर नौ मुरतब करने का ऐलान किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मीरवाइज ने श्रीनगर में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कश्मीर जैसे पेचीदा मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना होगा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के इस अज़्म का उन्होंने इजहार भी किया। भारतीय फौजी ने राजौरी और पुंछ अजला में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। इन कार्रवाइयों के दौरान घरों की तलाशी ली जा रही है, नौजवानों को गिरफ्तार और तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, जबकि लोगों की निगरानी के लिए जदीद आलात नस्ब किए गए हैं और फौज का गश्त बढ़ा दिया गया है। दूसरी जानिब जिला गांधरबल में ताजरों ने बुनियादी सहूलियात की फराहमी में नाकामी पर काबिज हुक्काम के खिलाफ एहतजाज करते हुए अपना कारोबार बंद रखा। तौहीद चौक मार्केट के दुकानदारों ने बिजली की अदम फराहमी, पानी की किल्लत, नाकाफी स्ट्रीट लाइटिंग और नकासी आब के नाकिस निज़ाम जैसे मसाइल पर अपनी मायूसी का इजहार किया। ताजरों का कहना है कि बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी से उनके कारोबार को नुकसान पहुंच रहा है। कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे और कश्मीरी आवाम के हुकूक की पामाली के खिलाफ तहरीक कश्मीर डेनमार्क के ज़ेर एहतमाम यौम सियाह के हवाले से खुसूसी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में डेनमार्क के सियासतदानों, कम्युनिटी रहनुमाओं, पाकिस्तानी सिफारत खाने के हुकाम और कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। तहरीक कश्मीर डेनमार्क के सदर अदील आसी ने भारतीय फौज के इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को उजागर किया और आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि कश्मीरी आवाम के हकूक की बहाली के लिए मौसर इकदाम उठाए जाएं। नाज़रीन, मणिपुर में हालात एक बार फिर कशीदा हो गए हैं, जहां गुज़श्ता साल मई से अब तक सैकड़ों लोग लुकमे अजल जबकि हजारों अफराद बेघर हो चुके हैं। 26 अक्टूबर को मणिपुर में हवाई फायरिंग और बम धमाके हुए। पुलिस ने कोकी कबाइल पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि फायरिंग का सिलसिला कोकी कबाइल की जानिब से शुरू किया गया। भारत में दलित लड़की की मौत पर इसके अहले खाना ताहाल इंसाफ के मुंतजिर हैं। 77 बरस से भारत दलितों और निचली जात के हिंदुओं की हिफाजत में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। रवां साल अगस्त में 14 साल दलित लड़की को हिंदू इंतहा पसंदों ने मुजफ्फरपुर के इलाके पारो में ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया था। कत्ल होने वाली कुमारी की वालदा का कहना है कि हमारी बेटी की मौत को इतने दिन गुजर जाने के बाद भी इंसाफ नहीं मिल सका। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने कहा है कि आईनी तरमीम के हवाले से माशरे में इबहाम पैदा किए जा रहे हैं, जिनका मकसद सिर्फ तफरीक पैदा करना है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना मशहूद ने कहा कि मिसाक़ जमहूरियत पर दस्तखत करने वाली जमातें पाकिस्तान में तफरीक पैदा करने की कोशिशों को नाकाम बनाएंगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। 8 साल बाद मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी आ रही है, जो एक मुस्बत अलामत है। कोऑर्डिनेटर सेहत डॉक्टर मुख्तार अहमद भरत ने कहा है कि नर्सिंग इदारों में आला मेयार की तालीम फराहम करने के लिए ज़रूरी वसाइल और मुआवनत फराहम करना होगी। इस्लामाबाद में फ़ज़ाइया कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ साइंसेज एयर यूनिवर्सिटी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने सरकारी और निजी दोनों शोबों में नर्सिंग कॉलेजेस और इदारों का थर्ड पार्टी ऑडिट की हिदायत की थी, ताकि बेहतरीन बैनुल-अक़वामी तरीकों के मुताबिक मयार का पता लगाया जा सके। एयर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एयर मार्शल अब्दुल मुईद खान ने कहा कि सेहत की देखभाल के शोबे में नर्सिंग हमेशा एक मुनफरिद मुकाम रखती है। नर्सिंग कॉलेज सेहत की देखभाल के जदीद तकाज़ों से हम आहंग है। कोऑर्डिनेटर मौसमियाती तब्दीली रुबीना खुर्शीद आलम कहती हैं कि आलमी दर्जा हरारत में इजाफे से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और ताज़ा पानी के ज़खायर में कमी हो रही है। पेशावर में वजारत मौसमियाती तब्दीली के ज़रिए एहतमाम कॉप सिमुलेशन सेशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आबी तहफ़्फ़ुज़ और नागहानी आफात के खतरे को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के असरात से मुल्क को महफूज रखने के लिए हम सबको मुश्तरका इक़दाम करना होंगे। गवर्नर ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली के असरात के हवाले से अवाम में आगाही ज़रूरी है। इंसदादे पोलियो के बारे में वज़ीर आज़म की फोकल पर्सन आयशा रज़ा फारूक ने इस्लामाबाद में हाई रिस्क यूनियन काउंसिल्स का दौरा किया। उन्होंने इंसदादे पोलियो की जारी मुहिम का जायजा लिया और पोलियो टीमों से मुलाकात की। आयशा रज़ा फारूक ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे भी पिलाए। वज़ीर आज़म की फोकल पर्सन का कहना था कि मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम 3 नवंबर तक जारी रहेगी। मुहिम को कामयाब बनाना माशरे के हर फर्द की जिम्मेदारी है।
سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ خراب انجن اور سیاہ دھواں پھیلانے والی 2500 گاڑیاں بند کر دی گئی ہیں، جبکہ 450 سے زائد آلودگی پھیلانے والی فیکٹریاں اور بھٹے مسمار کیے جا چکے ہیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ بھارت سے آنے والی ہواؤں کی رفتار اور شدت لاہور کی کوالٹی انڈیکس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ عوام 1373 پر ماحولیاتی آلودگی سے متعلق شکایات درج کروا سکتے ہیں، جن پر 24 گھنٹے کے دوران کارروائی کی جائے گی۔ سینئر صوبائی وزیر نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اسموگ کے اثرات سے بچاؤ کے لیے بلا ضرورت سفر سے اجتناب کریں۔ اور آپ کو آگاہ کرتے ہیں گلگت بلتستان کے بالائی علاقوں میں موسم سرما کی پہلی برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ ضلع دیامیر کے ہیڈ کوارٹر چلاس کے ساتھ بابوسر ٹاپ پر برف باری کا سلسلہ رات گیر سے جاری ہے اور اب تک 1 فٹ سے زائد برف پڑ چکی ہے۔ بابوسر ٹاپ پر برف باری کی وجہ سے شاہراہ بابوسر ناران کو دیامیر سے بھی عارضی طور پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ کھیلوں کی خبروں کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے اور T20 سیریز کھیلنے کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کے 7 کھلاڑی میلبرن پہنچ گئے ہیں۔ بابر اعظم، شاہین شاہ آفریدی، حارث روف سمیت دیگر کھلاڑی ایئرپورٹ پہنچے تو مداحوں نے ان کے ساتھ سیلفیز لیں۔ PCB نے دورہ آسٹریلیا کے لیے ٹیم انتظامیہ کا اعلان کر دیا۔ نوید اکرم چیمہ ٹیم مینیجر، جیسن گلسپی ہیڈ کوچ اور اظہر محمود اسسٹنٹ کوچ اور ٹم نیلسن ہائی پرفارمنس کوچ ہوں گے۔ اسد شفیق بطور سلیکٹر ٹیم کے ہمراہ ہوں گے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ون ڈے میچز 4، 8 اور 10 نومبر کو، جبکہ T20 میچز 14، 16 اور 18 نومبر کو شیڈیول ہیں۔ چیئرمین PCB محسن نقوی سے وائٹ بال ٹیم کے کپتان محمد رضوان اور نائب کپتان سلمان علی آغا نے ملاقات کی۔ ملاقات میں محسن نقوی نے ٹیم کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ آسٹریلیا اور زمبابوے سیریز میں ٹیم سے اچھی کارکردگی توقع ہے۔ ہمارے کھلاڑی باصلاحیت اور پروفیشنل ہیں۔ متحد ہو کر کھیلنا اور آخری بال تک لڑنا کامیابی کی ضمانت ہے۔ محمد رضوان اور سلمان علی آقا نے بھرپور اعتماد کرنے پر چیئرمین PCB کا شکریہ ادا کیا۔ آسٹریلوی کرکٹر میتھیو ویڈ نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ میتھیو ویڈ نے 2011 سے 2024 تک آسٹریلیا کی نمائندگی کی۔ انہوں نے کینگروز کی جانب سے 36 ٹیسٹ، 97 ون ڈے اور 92 T20 انٹرنیشنلز کھیلے۔ 36 سالہ وکٹ کیپر بلے باز اب اپنے کوچنگ کے سفر کا آغاز کریں گے۔ وہ پاکستان کے خلاف سیریز میں کوچنگ سٹاف کا حصہ ہوں گے۔ میتھیو ویڈ رواں سیزن میں بگ بیش لیگ میں بھی ہوبارٹ ہریکینز کی جانب سے کھیلیں گے۔ 17ویں کورین امبیسڈر کیڈٹ اور سینئر نیشنل تائیکوانڈو چیمپئن شپ اسلام آباد میں ختم ہو گئی۔ ٹیم ایونٹس میں پاکستان آرمی نے طلائی، پاکستان ایئر فورس نے چاندی اور ہائر ایجوکیشن کمیشن نے کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔ جونیئر کیٹیگری میں پنجاب پہلے، خیبر پختونخوا دوسرے اور اسلام آباد تیسرے نمبر پر رہا۔ سینئر کیٹیگری میں پاکستان آرمی نے گولڈ، ہائر ایجوکیشن کمیشن نے سلور اور واپڈا نے برونز میڈل اپنے نام کیا۔ آخر میں نمایاں کارکردگی دکھانے والوں کو انعامات دیا گیا۔ بہت شکریہ انیس آپ کا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ہوا مکمل۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ PTV نیوز کے ساتھ رہے، آپ کا شکریہ۔